Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Psychology lecture series. Chapter number 18 is Clinical Psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहते हैं, जिसके लिए DSM-5 TR को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को फर्दर लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। करंटली हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा जो है वो साउंड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे के स्पीच साउंड डिसऑर्डर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको डील करता है। अब बच्चा स्पीच साउंड डिसऑर्डर की वजह से जब अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा होता, सोशल इंटरेक्शन नहीं सही से कर पा रहा होता, तो उसकी वजह से बिहेवियर, इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस वो फेस करता है, जिसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करता है। इन शॉर्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चे पे हॉलिस्टिकली काम किया जा सके। साइकोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इन दोनों को चाहिए कि मिलकर काम करें, मिलकर बच्चे की असेसमेंट करें, एवेल्युएशन करें, या फिर दोनों अलग अलग से भी बच्चे की असेसमेंट कर सकते हैं। आफ्टर असेसमेंट दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे से अपने रिजल्ट शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसएलपी से शेयर करे कि बच्चा कौन कौन से बिहेवियर इश्यूज फेस कर रहा है और बच्चे को किस तरह से उन्होंने डील करना है, किस तरह से बच्चे को इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करना है बच्चे के साथ, किस तरह से बच्चे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड ना हो और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे। और एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट से शेयर करे कि कब उसने बच्चे को बोलने के लिए मोटिवेट करना है और बच्चे को बोलने के लिए इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो फिर से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो या फिर एनजाइटी उसको फील हो। तो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो बच्चे पे हॉलिस्टिकली वर्क किया जा सकेगा और बच्चे की स्पीच साउंड डिसऑर्डर के साथ साथ उसके इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल इश्यूज जो हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सकेगा। अब टीचर के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि बच्चे को क्लास में सपोर्ट किया जाए यूजिंग विजुअल्स। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आप स्क्रीन पे भी चीज़ें उसके लिए डिस्प्ले कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी चीज़ें डिस्प्ले करके उसको दिखा सकते हो और फिर इस तरह से बच्चा स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पोकन की तरफ आएगा। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब वो बच्चा जो एसएसडी को फेस कर रहा होता है यानी स्पीच साउंड डिसऑर्डर को फेस कर रहा होता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन, टेंट्रम्स, विथड्रॉल्स एंड एक्टिंग आउट होती है क्योंकि वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को। जब वो दूसरे बंदे तक अपनी इन चीज़ों को शेयर नहीं कर पाता तो फिर एज अ रिज़ल्ट वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो विथड्रॉल भी हो सकता है, एक्टिंग आउट बिहेवियर भी शो कर सकता है। तो जब बच्चा सही से शेयर नहीं कर पा रहा तो वो इस तरह के मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इन बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी, टोकन सिस्टम्स एंड शेपिंग एंड मॉडलिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स। फर्स्ट टेक्निक इज़ बिहेवियरल थेरेपी। फॉर एग्जांपल, इसमें एबीए यूज़ किया जाता है यानी अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं यानी बच्चे को रिवॉर्ड देकर, उसकी फेवरेट चॉकलेट देकर, टॉय देकर हम डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। देन हमारे पास प्रॉम्प्टिंग आता है एंड फेडिंग। प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि जो भी बच्चे से बिहेवियर परफॉर्म करवाना होता है उसमें बच्चे को हेल्प आउट करते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्प को रिड्यूस करते जाते हैं ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके यानी फेडिंग का यूज़ करते हैं। देन एक और टेक्निक यूज़ होती है जिसको टास्क एनालिसिस कहते हैं। इसमें जो कम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसको हम स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं ताकि बच्चा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। देन रिहर्सल एंड प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि बच्चा उसको अपनी रूटीन का पार्ट बना ले।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू इनकरेज स्पीच अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगेन पॉजिटिवली आपने बच्चे को रीइंफोर्स करना है ताकि बच्चा स्पोकन पे काम करता रहे, साउंड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता रहे। देन टोकन सिस्टम है, यानी बच्चे को साथ साथ अप्रिसिएशन देते रहना चाहिए ताकि बच्चा हर सिचुएशन में बोले और अपने बिहेवियर्स पे काम करता रहे, बिहेवियर्स को मैनेज करे। देन शेपिंग एंड मॉडलिंग डिसाइड बिहेवियर्स। शेपिंग क्या है कि बच्चे को हर स्टेप पे आपने मोटिवेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, रैट और बैट, इन वॉइसेस की हमने बात की थी। तो बच्चा जब भी का की आवाज़ निकाले, बा की आवाज़ निकाले, फ़ा की आवाज़ निकाले, तो साथ-साथ हर स्टेप पे आपने उसको मोटिवेट करना है, एप्रिशिएट करना है और ये तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक बच्चा डिज़ायर्ड बिहेवियर को अचीव ना कर ले। देन मॉडलिंग आता है, मॉडलिंग में आपने बच्चे को करके बताना है, फिर बच्चा जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चा आपको फ़ॉलो करेगा। देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये उन बच्चों के लिए अप्लाई की जाती है जिनमें एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होती है, सोशल विड्रॉल होता है, ठीक है। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बच्चे के जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है, फिर उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब ये हर बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है कि उसके किस तरह से थॉट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कांट टॉक राइट, तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। अब इसको आप पॉजिटिव में चेंज करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बच्चे को बुलवाने की कोशिश करते हो तो बच्चा बोल नहीं पाता बल्कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चीखना शुरू हो जाता है। फेस से एकदम से पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इसको इश्यू फेस हो रहा है। ठीक है? तो फिर वहाँ पे आप बच्चे को मोटिवेट करते हो, बकअप करते हो कि येस यू कैन डू इट, यू कैन स्पीक, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो, प्रॉम्प्ट करते हो उसको। तो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता फिर स्पोकन पे आ जाता है और वो उसकी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं वो पॉज़िटिव में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पेरेंट ट्रेनिंग एंड साइको एजुकेशन। अब पेरेंट्स को भी उस डिसऑर्डर के बारे में एजुकेट करना है और उनको सिखाना है, बताना है कि किस तरह से आपने बच्चे को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? उसके अलावा पेरेंट्स को बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ भी सिखाई जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को इग्नोर करना है और जो बच्चा एफ़र्ट्स कर रहा है उसको उन्होंने प्रेज़ करना है, एप्रिशिएट करना है, रीइंफोर्स करना है, ठीक है? अब ये जो बच्चे होते हैं इनमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने डिफ़रेंशिएट करना है कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या वाक़ई बच्चे को किसी चीज़ के लिए अटेंशन देने की ज़रूरत है। देन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग होती है। अब वो बच्चे हैं जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं, उनको इंटरेक्शन में इश्यू होता है क्योंकि जब वो साउंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो सामने वाला लिसनर जो है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो फिर वो बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाता है या होता ही नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए रोल प्लेइंग सोशल सिचुएशंस कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल सकते हैं। देन टीचिंग टर्न टेकिंग, आई कॉन्टैक्ट, इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, इस तरह की छोटी-छोटी टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हाई फ़ाई आप उसको करते हैं, तो आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उसको करवाते हैं हाई फ़ाई। ज इसी तरह हाई 10 है, तो ये छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं जो बच्चे को आप सिखाते हैं व्हाइल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। हेल्पिंग विद पीयर्स इंटरेक्शंस, ठीक है? तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली ग्रुप में ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा सीख सकता है। वहाँ पे बच्चा दूसरे बच्चों को देख के अपनी बारी का इंतज़ार करता है। फिर कन्वर्सेशन किस तरह इनिशिएट करनी है उसका वेट करता है। तो ग्रुप में बच्चा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। दैन लास्ट पे इमोशनल सपोर्ट आती है। बच्चे को टीज़िंग, आइसोलेशन और बुलिंग जो किया जाता है उसमें उसको सपोर्ट करना है, उसको अलग से नहीं बिठाना है बल्कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना है, उसको इनकरेज करना है, इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी, ठीक है? तो अब प्ले थेरेपी में आप उसके डायरेक्ट प्ले कोई खेल सकते हो, हाइड एंड सीक खेल सकते हो, उसके अलावा आप बच्चे के साथ सैंड वगैरह से खेल सकते हो, टॉय से खेल सकते हो। इस तरह के छोटे-छोटे प्लेस करके बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। समराइज़ करते हैं बिहेवियर में उसके आउटबर्स्ट, रेजिस्टेंस एंड अवॉइडेंस को मैनेज करते हैं। इमोशंस में एंग्ज़ायटी, शेम एंड फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करते हैं। देन सोशल में कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंटीग्रेशन को बिल्ड करते हैं। देन फैमिली को एजुकेट करते हैं ताकि केयरगिवर्स को एम्पावर किया जा सके। एंड लास्ट में एसएलपी के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चे को एज़ अ होल ट्रीट किया जा सके। आप कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।